नोट्स वाइज भी हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन मतलब रेस्पिरेशन का वो जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म था वो लिया। फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। आज मैं थोड़ा और भी एक पीडीएफ भेजती हूँ आपको, उसमें बोर्ड का पहले भी भेजा है लेकिन अभी भी भेजती हूँ, बोर्ड का जो डिलीटेड टॉपिक है वो भेजती हूँ। इसमें से 2 टॉपिक डिलीटेड है इस लेसन में से। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एक्टिविटी में कल पढ़ा रही थी, तब तक अपना टाइम कंप्लीट हुआ। थोड़ा फास्ट पढ़ाती हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम आया, आपको नहीं समझ में आया, तो आप लोग फिर से यूट्यूब का लिंक देख लो, वो आपको काम में आएगा। बाद में जब अगर कॉलेज ऑफलाइन तो चालू होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम का भी मैं वीडियो भेजने वाली हूँ आपको अभी। और एक काम करो आप लोग, बाल भारती का जो अपना ये आता है ना, लास्ट ईयर का कैसा था आपका बुक, हैंडबुक का 11th का, मालूम है ना आप सब लोगों ने लिया था, वैसे ही 12th का हैंडबुक लेके रखो। तो कभी मुझे टाइम मिलेगा, तो जिस दिन मैं कॉलेज में जाती हूँ, तो मैं सोच रही कॉलेज में ही ऑनलाइन लेक्चर लूंगी। तो वहां पे मैं क्या करूंगी, आपको प्रैक्टिकल का पीडीएफ डेमो करके बताऊंगी। तो वहां पे मटेरियल भी अवेलेबल है, तो आप लोग सब राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको भी बर्डन नहीं आएगा। क्या लगता है आपको, बताओ जरा। साक्षी ओके बोल रहे हैं, बाकी बाकी को सुनाई दिया ना सबको? कैसे रहेगा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी होता जाएगा ना, तो अपना अच्छा जाएगा, मतलब आगे आगे सिलेबस भी होता जाएगा। हाँ ओके, अभिनव ने बोला। तो जिस दिन मैं कॉलेज में जाती हूँ ना, उस दिन 15-20 मिनट का क्या करेंगे, लिंक रखेंगे, मैं अभिनव को भेज दूंगी मैसेज। और उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है, ओके, तो वो अपना कंप्लीट होता जाएगा। तो प्रैक्टिकल का सब लोग को मैं, अगर आपने बाल भारती का बुक लिया हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे रिप्लाई दे दो। तो कल तो मैं जा रही हूँ, तो कल देखती हूँ, मुझे भी लेना पड़ेगा, मेरे पास भी अभी नहीं है प्रैक्टिकल हैंडबुक। तो नेक्स्ट मंडे अगर मैं कॉलेज जाऊंगी, तो मंडे से हम प्रैक्टिकल का जो भी कॉलेज में होगा वहीं पे लिंक लेंगे, वहीं पे जूम लेक्चर लेंगे, और प्रैक्टिकल का डेमो दिखाऊंगी, तो आपका प्रैक्टिकल हैंडबुक राइटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग मार्केट से जो बाल भारती का जो है लास्ट ईयर जैसा था वैसा ही बुक इश्यू कर लो, हाँ 12th का। फिर उसके बाद बाय, अभी टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। हाँ, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ये हमने स्टार्ट किया था। तो ब्रीदिंग किससे रेगुलेट होता है, ब्रीदिंग ये आप सबको समझ में आया, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन है। जब ऑक्सीजन अंदर जाएगा तभी तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जाएगा, तभी वो इंटरनल रेस्पिरेशन दिखाएगा। और जब निकाल तभी सेल में जाएगा, तभी वो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। लेकिन एक्चुअली ब्रीदिंग होता कैसे है, वो डायफ्रागम फ्लैट और डोइंग शेप किसकी वजह से होता है, कौन उसे गवर्न करता है, कौन सीईओ उसका, बराबर है ना, मतलब उसका कंट्रोलर कौन है, उसका क्या बोलेंगे मेंटेनर कौन है, कैसे लंग्स को मालूम पड़ता है कि ऑक्सीजन एयर अंदर लेनी है। तो उसका कंट्रोलर है ब्रेन, और ब्रेन का भी कौन सा पार्ट है, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स वेरोली। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब इंस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है, इनसाइड एयर अंदर जा रही है, तब कौन से, जैसे देखो, सेंस ऑफ स्मेल के लिए कीमो रिसेप्टर रहते हैं, टेस्ट के लिए सपोज टैंगो रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर्स या स्ट्रैटो रिसेप्टर्स ऐसे कहते हैं एक्चुअली। टच फीलिंग देने के लिए टैंगो रिसेप्टर्स है। लाइट सेंसिटिविटी, कलर दिखाने के लिए जैसे फोटो रिसेप्टर है। वैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर है, लंग्स के इंटरकोस्टल मसल जो है रिब्स के, वहां पे वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर, ये क्लियर हुआ, स्ट्रेच रिसेप्टर मतलब क्या कहा हमने, आर स्टिमुलेटेड एंड इम्पल्स आर पास अलोंग। तो ये जो इम्पल्स, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स को कैसे मालूम पड़ता है मुझे स्टिम्युलेट होना है, ये स्टिम्युलेशन का इम्पल्स यहाँ पे एक ब्रेन में, पोन्स वेरोली बोलो, मेडुला ऑब्लंगेटा बोलो, हाँ हाँ, ते वो इम्पल्स इसमें से कैरी होते, किससे, एक नर्व है, दैट नर्व इज कॉल्ड एज ए वैगस नर्व, वो लार्जेस्ट नर्व है जो ब्रेन से लंग्स की तरफ जा रही है। एंड उस नर्व से, जैसे हम लोग बोलेंगे ना, अगर एरोप्लेन, यहाँ से एरोप्लेन को यूएसए में जाना है, अमेरिका में जाना है, ओके, तो उस एरोप्लेन का कुछ ना कुछ रूट रहता है कि वो कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ उसका पॉज लेगा। सपोज मुंबई सांता क्रूज एयरपोर्ट से एरोप्लेन निकला है, तो वो जाएगा तो ऐसा कुछ तो उसका फिक्स रूट रहेगा जो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन वो जो एरोप्लेन में जो बैठा हुआ है, कैप्टन जो कहेंगे, उसको बराबर मालूम है कि मुझे कहाँ से कैसे मूव करके एरोप्लेन को लेके जाना है। वैसे ही यहाँ पे हमारी बॉडी में हमें नर्व्स नहीं दिख रहे, लेकिन जो स्टिम्युलाई रहता है, वो स्टिम्युलाई जनरेटेड बाय लंग्स से हुआ है। और वो स्टिम्युलाई स्टिम्युलेट कैसे होता है, तो जब ब्रेन से
इम्पल्स कैरी होते हैं, ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन कैरी होती है। तो ब्रेन से जो कैरी हो रहा है दैट आर कॉल्ड एज ए इम्पल्स। दीज आर पास अलोंग, वो कहाँ से आते हैं? वेगस नर्व्स से, ये ब्रेन की नर्व है, टू एक्सपिरेटरी सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर, जो एक्सपिरेशन करता है उस सेंटर पे जाते हैं। बाय देम inhibition of inspiratory system and expiratory follows and lungs are inflated। तो अल्टरनेट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन होता है, इनहिबिशन ऑफ इंस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो इम्पल्स कैरी हुआ वैगस नर्व के पास और किसकी सेंटर पे गया? एक्सपिरेटरी सेंटर पे गया, स्ट्रेच रिसेप्टर पे गया ना। तो जैसे एक जन एक्टिव होगा तो एक जन पैसिव होता है। जैसे अभी हमारा जो ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है उसमें मैं एक्टिव रहती हूँ, बताते रहती हूँ और बीच में मैं कुछ पूछती हूँ तब आप एक्टिव होते हैं, तब मैं पैसिव होती हूँ ना, मुझे चुप बैठेंगे तो भी समझ में आएगा। तो वैसे ही वो जो इम्पल्स है वो वैगस नर्व से एक्सपिरेटरी सेंटर पे गया, मतलब डायफ्रागम को उसको मूव करवाया, एंड बाय देम इनहिबिशन ऑफ इंस्पिरेटरी सिस्टम, और इंस्पिरेटरी सिस्टम इनहिबिट हो गई मतलब स्टॉप हो गई, उसका रेट कम हुआ, एंड एक्सपिरेशन फॉलोज एंड लंग्स आर डिफ्लेटेड, और एक्सपिरेशन फॉलो हो गया और लंग्स डिफ्लेटेड हो गए। लंग्स डिफ्लेट हो गए मतलब एयर को अंदर आने के लिए बहुत सारी जगह मिल गई। आफ्टर दैट इंस्पिरेटरी सेंटर इज नो लॉन्गर इनहिबिटेड एंड नाउ रिस्पिरेशन बिगिंस। वो बहुत ज्यादा टाइम तक इनहिबिटेड नहीं रहेगा, फिर इंस्पिरेशन सेंटर एक्टिवेट होगा और फिर मतलब क्या होगा बताओ यहाँ पे? इंस्पिरेशन होगा। तो अल्टरनेट एक्सपिरेशन एंड अल्टरनेट इंस्पिरेशन यहाँ पे प्रोसेस चालू होती है अंडर कंट्रोल ऑफ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा वन सेंटेंस के लिए? अगर आपने सोचा तो यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन आएगा कि हाइंड ब्रेन से रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होती है। हाइंड ब्रेन के कौन से पार्ट से होती है? पोन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लंगेटा से। और ये इंफॉर्मेशन किसके थ्रू कैरी होती है? तो वो नर्व का नाम है वेगस। तो ये अगर आपने ये 3-4 मोस्टली, आप एक काम करना एमसीक्यू पैटर्न में पढ़ाई करो, तो एमसीक्यू पैटर्न में करने की वजह से ऑटोमेटिकली आपका 2 और 3 मार्क का पढ़ाई भी हो जाएगा। अभी ये जो पोन्स मेरोली, मेडुला ऑब्लंगेटा, हाइंड ब्रेन और वेगस नर्व, ये 4 पॉइंट आपने याद रखे, ये मेन पॉइंट है। इसी 4 पॉइंट के 2 मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं और फिर आपको ऑटोमेटिकली वो याद रहता है अल्टरनेट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बाय अल्टरनेट एक्टिवेशन ऑफ इंस्पिरेटरी अल्टरनेट एक्टिवेशन ऑफ इंस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सपिरेटरी सिस्टम। मतलब अल्टरनेट एक्टिवेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना? क्योंकि डबल डबल वो वर्ड यूज किए जा रहे हैं ना। इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन, इसको बोलेंगे फीडबैक मैकेनिज्म तो भी चलेगा। एक बार इंस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव होगी, एक बार एक्सपिरेटरी सिस्टम। ओके, थैंक यू अनस। तो ये आपको क्लियर हुआ ऐसा मैं समझती हूँ। रेगुलेशन ऑफ क्या हुआ बताओ? ब्रीदिंग। अब नेक्स्ट वन देखो, दैट इज द इवेंट्स आर कॉल्ड एज ए, मतलब ये जो इवेंट होता है ये शायद आया तो बोल नहीं सकते। जैसे यहाँ पे डार्क में भी दिया, आपने टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा, पोन्स वेरोली, मेडुला एंड रेस्पिरेटरी सेंटर। तो यहाँ पे भी दिया है, देखो द ब्रीदिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, यहाँ पे दिखाया है डायग्राम में, ये ब्रेन का डायग्राम, और फिर यहाँ पे पोन्स वेरोली और यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा। और ये जो नर्व है, लार्जेस्ट नर्व जो ट्रिगर कर रही है नर्व इंपल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किसका दिखा रहे? रेड लाइन से इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डायफ्रागम देखो फ्लैट होगा। तो यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन का इंपल्स कैरी होता है लार्जेस्ट नर्व वेगस नर्व से। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है देखो, ये जो हार्ट है, यहाँ पे हार्ट में ऑक्सीजन इन आर्टरी है, तो ऑक्सीजन इन आर्टरी कैरी हो रहा है एओर्टा से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली ये किसकी वजह से होता है? इंक्रीज इन कार्बन। तो उसको कैसे मालूम पड़ता है वेगस नर्व को कि ये इंपल्स भेजना है ऐसे? तो ये भेजने का इंपल्स फीडबैक मैकेनिज्म कहा था ना हमने, तो ये डिपेंड होता है ऑन केमिकल कंपोजिशन एक्चुअली, कितना ऑक्सीजन आपके पास है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत ही डिक्रीज हो गया है तो इसका लेवल इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन का भी लेवल डिक्रीज हुआ है, तो ऑक्सीजन इनटेक आएगा। समझ में आया? और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस हो गया है
तो एक्सेस होगा मतलब एक्सपिरेशन करना है। तो इट डिपेंड अपॉन द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द सेल। सेल में कितने अमाउंट में है और वहां से हार्ट से लंग्स की तरफ कैसे जा रहा है, उसके ऊपर एक्टिविटी ऑफ वेगस नर्व है। देखो मैं आगे पढ़ाती हूँ आपको। एंड दिस इवेंट जो हमने अभी पढ़ाया, इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन इज कंट्रोल बाय फीडबैक मैकेनिज्म, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए hearing brewer reflex or hearing brewer reflex control the depth and rhythm of respiration। तो रिदम मतलब क्या, जैसे हमारे हार्ट का भी साउंड आता है ना, तो साउंड का नाम है क्या है, लबडब साउंड। देखो आपने कभी सुना होगा स्टेथोस्कोप अगर चेस्ट पे लगाया तो उसमें से कुछ साउंड आता है, या तो हम लोग हमारे यहाँ पे चेस्ट, यहाँ पे जो क्या कहेंगे व्रिस्ट है, तो व्रिस्ट के यहाँ पे अगर आपने फिंगर रखा थंब के एरिया में, तो आप घर पे भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। हाँ, तो वहां पे आपको लबडब साउंड बराबर है आदमी, तो यहाँ पे आपको ठक ठक ऐसे, आपके हिंदी के लैंग्वेज में कहेंगे तो यहाँ पे ऐसे ठक ठक आपको आवाज सुनाई देगा, या तो वो बीट हो रहे ऐसे दिखाई देगा। आप लोग भी करके देख सकते हैं। आपका राइट या लेफ्ट हैंड ले लो और उसका थंब जो एरिया है, उस थंब एरिया को नीचे लेके, ओके हाँ, तो बराबर है, अनस ने कहा है धक धक ऐसे आपको सुनाई दे सकता है। तो ये जो साउंड है, ये साउंड सुनाई देना मतलब ये आपके बीट को, रिदम को कंट्रोल करने वाला। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम इनफ्लैटिंग टू द पॉइंट ऑफ बर्स्टिंग। तो ज्यादा मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर आया, ज्यादा मोर अमाउंट ऑफ एयर आई, तो इसे प्रिवेंट करना, लंग्स को कंट्रोल करना, ये काम किससे किया जाएगा, ये वैगस नर्व के इम्पल्स थ्रू। तो यहाँ तक आ गए। देखो, इवेंट आर कॉल्ड एज द हियरिंग ब्रेयर रिफ्लेक्स विच कंट्रोल द रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, रिदम ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय वैगस नर्व, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज। तो हियरिंग ब्रेयर रिफ्लेक्स नाम दिया। ब्रीदिंग प्रोसेस इज लिमिटेड बाय, एक्चुअली वो कौन लिमिट करता है, उसका कंट्रोलिंग लिमिट कौन है, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा हो गया तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इंक्रीज होगा। तो आपको इसका गुड एग्जांपल मालूम है, हम लोग बहुत ज्यादा रनिंग किए तो आपको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी महसूस होती है और आप नाक से ऑक्सीजन लेने की जगह मुंह से मुंह खोलना स्टार्ट करते हैं। तो इसका इंडिकेशन रहता है कि जितना भी ऑक्सीजन है वो यूज किया है और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ है। क्लियर हो रहा है? मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, लेकिन ये टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर क्लास में होती ना तो और भी एक्सप्लेनेशन में मजा आता, लेकिन ठीक है। मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे यूज टू एक्सप्रेस द इमोशंस एंड क्लियर द एयर पैसेज। तो मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कहाँ है, यूज टू एक्सप्रेस द इमोशंस भी कहाँ है, दैट इज क्लियर द एयर पैसेज। इवन मतलब कभी कभी क्या होता है, टू यूज टू एक्सप्रेस इमोशन ऐसा क्यों कहाँ है, तो कभी कभी देखो आपको अगर एंगर कंट्रोल करना है ना, एंगर गुस्सा आया तो रेट ऑफ ब्रीदिंग भी इंक्रीज होता है, इंस्पिरेशन बहुत फास्ट होता है। तो यूज टू एक्सप्रेस अवर इमोशंस आल्सो, क्लियर एयर पैसेज दिखाता है। फिर कफिंग है, यॉर्निंग है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक एक्टिविटीज कही है इसे। कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर ये एक्टिविटी चालू है तो मोस्टली क्या क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आते हैं। ये मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट ये आपको नहीं है एग्जाम में आया, तो मैंने जो बता दिया उसमें ये 2 पॉइंट थे मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये 2 टॉपिक आपको एग्जाम में है नहीं, डिलीटेड हुआ है। कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आप ऐसे भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि इम्फोसीमा दिया है। इम्फोसीमा ये डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। इससे क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ अल्वियोलाई और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो सांस बहुत स्लो हो जाती है, ब्रीथ रेट स्लो हो जाता है। और इसका मेन कॉज क्या है, स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन। तो हमें इतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन कोई एयर पोल्यूटिंग फैक्ट्री में काम करता होगा जो बहुत ही गैसेस कांटेक्ट में आता है, तो उसको सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होती है। अस्थमैटिक पेशेंट का कैसे दिखता है वैसे, और स्मोकिंग से भी होता है, लेकिन ये स्मोकिंग का सिम्टम हमें बहुत जल्दी नहीं मालूम पड़ता। आफ्टर 30-40 इयर्स जब लंग्स ब्लॉक हो जाएंगे तब मालूम पड़ता है, अरे अल्वियोलाई ब्रोकन डाउन हो गए हैं, तब कुछ कर नहीं सकते। तो ट्रीटमेंट उन्होंने कहा है, जैसे ही मालूम होगा कि हमको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ रहा है तो क्विट द स्मोकिंग, और जहाँ पे पोल्यूशन है उस एरिया को अवॉइड करो, जहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा वहां पे ले लो, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑक्सीजन टू रिलीव द सिम्टम्स, तो ज्यादा
अंडर कंट्रोल जो बोलेंगे ना, ऑक्सीजन के जो जो वेंटिलेटर है उसको यूज करके उस सिम्टम्स को थोड़े से कम करने की कोशिश करो। वैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस तो कफिंग होगा, ब्रोंकाई को इन्फेक्शन होगा। कॉज देखो वही है, स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन। एक्यूट ब्रोंकाइटिस मतलब वो पर्सन को नियरली डेथ तक लेके जाएगा। एक्यूट का मीनिंग नहीं, क्रोनिक होता है वो डेथ तक लेके जाता है, एक्चुअली क्रोनिक बन जाता है। तो पहला फर्स्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट ब्रोंकाइटिस। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, येलो म्यूकस एंड कफ अप, तो जो येलो म्यूकस आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। फिर उसके बाद ये है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस मतलब जो हमारे नेसल पैसेज है वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है साइनस का, और बहुत सारा म्यूकस डिस्चार्ज होता है। तो साइनस किसकी वजह से कहा है उन्हें, वो उन्होंने वायरस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो इसको क्योर करने के लिए क्या दिया है, एंटीबायोटिक ले लो, वेपोराइजर यूज करो। फिर उसके बाद क्या कहा है, कफ का जो मेडिसिन होगा वो यूज करो। फिर उसके बाद लैरिंग्स को इन्फ्लेमेशन हो सकता है। रेस्पिरेटरी कोई भी पार्ट को, फेरिंजाइटिस हो सकता है, फेरिंग्स को इन्फ्लेमेशन हुआ तो, लेकिन नेसोफेरिंग्स को, क्योंकि ओरोफेरिंग्स भी है ना, इसोफेरिंग्स भी है, तो वहां पे नेसोफेरिंग्स को होगा तो फेरिंजाइटिस भी आएगा। वैसे लैरिंग्स को होगा तो लैरिंजाइटिस का है। टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे सबको सुनाई दे रहा है, सब सुन रहे हो कि मैं अकेली बड़बड़ बड़बड़ करती जा रही हूँ, इज इट राइट? सबको ये समझ में आ रहा है ना? ओके। तो अनस ने, हाँ ओके ईश्वरी, हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा नाम भी समझ में आए ना तो आप बाद बाद में रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इम्फोसिमा आपको क्लियर हुआ? हाँ निश। फिर उसके बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ। वेरी गुड नम्रता, धनश्री। हाँ मतलब नाम भी आपको प्रोनाउंसिएशन से भी क्लियर हो जाएंगे। तो इम्फोसिमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, साइनस जो नोज के अंदर रहते हैं वहां पे ब्लॉकेज आएगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन का मीनिंग क्या होता है, कभी कभी आपको माउथ अल्सर आया होगा, कभी ना कभी लाइफ में एक आध बार तो आया होगा, छोटे होंगे अभी बड़े होंगे, कभी कभी आ जाते हैं। तो अंदर देखो छाले जैसे पड़ते हैं, तो माउथ में छाले आते हैं, वैसे ही अंदर भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन होता है जो हमें महसूस नहीं होता। तो और वो महसूस भी नहीं करा सकता ना, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको पेन होगा, अरे थ्रोट में पेन हो रहा है, आवाज बाहर नहीं हो रहा है, चोकिंग हो रहा है, तो समझ में आता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं मुझे बोलने नहीं हो रहा है, मुझे अंदर से पेन हो रही है। तो पेन अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, अंदर भी क्या बोलेंगे, टाइटिस होता है, अंदर भी जलन महसूस होती है। सपोज कहीं हम गिर गए हैं और गिरने के बाद स्किन का छिलका निकला है और उसके ऊपर किसने क्या डाला है, नमक डाला है या तीखापन डाला है, तो वो जो जलन महसूस होती है ना उसको बोलते हैं टाइटिस, इन्फ्लेमेशन। तो उस तरह का जलन बैक्टीरिया वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो लैरिंग्स क्यों हुआ, तो सोर थ्रोट कहा है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, वॉइस में थोड़ा चेंज आता है, म्यूकस बिल्डअप एंड कफ, बहुत सारा म्यूकस आ जाता है, बहुत सारा कफ आता है। फिर उसके बाद पूरे लंग्स में ही अल्वियोलाई में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वहां पे जो डिसऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड एज अ निमोनिया। तो इतना डीप लेवल पे जाएगा तो वो चेस्ट पेन दिखाएगा। ब्लड इन म्यूकस मतलब म्यूकस में ब्लड आएगा, वो जब खांसेगा तो ब्लड बाहर पड़ेगा, इतना डीप हो जाएगा। तो ये निमोनियल इन्फेक्शन है, तो निमोनिया से होता है। हमने वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, आपको याद होगा तो, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन निमोनिया, याद है क्या, किसी को पढ़ाया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया? ओके साक्षी, हाँ नस, हाँ। तो वैसे यहाँ पे कोई बैक्टीरिया और वायरस बॉडी में आ जाए, हाँ तो वायरुलेंट बराबर है। तो उसके बाद अस्थमा। अस्थमा तो ये तो हेरिडिटरी है एक्चुअली, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम एलर्जन के कांटेक्ट में आए, किसी एलर्जी के, हमारी बॉडी को कोई सी चीज का एलर्जी रहता है, वो अगर एक बार महसूस हो जाए तो हम उससे प्रिवेंट हो सकते हैं। तो एलर्जी टू पोलन ग्रेन दिया है, देखो फूड दिया है, फूड एडिटिव, पेट हेयर एक्सेट्रा। तो कभी कभी किसी को डॉग घर में रखने की आदत रहती है, कैट घर में रखने की आदत होती है, तो उनके हेयर से भी एलर्जी होती है। तो यूज ऑफ इनहेलेंट्स टू ओपन द पैसेज वे, अवॉइड द इरिटेंट्स, तो वो इरिटेंट जिससे होता है उसे अवॉइड करो। फिर उसके बाद क्या करे, घर तो चलाना पड़ता है, जैसे आपके पापा मम्मी भी बाहर जाते हैं, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन जॉब करना, मनी कमाना ये जरूरी है। तो जब काम करते करते कुछ डिसऑर्डर आती है तो उसे कहा जाता है, ये 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया गया है,
ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, और मैंने पढ़ा है इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। सिलिका का पार्टिकल, जैसे रोड पे कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, तो कंटिन्यूस सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं, तो उससे होता है सिलिकोसिस। या तो आपको वो पत्थरे डाले जाते हैं, शीट डाले जाते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन करते टाइम बोलो, या तो घर पे किसी शेड पे एल्यूमिनियम का पतरा है, एस्बेस्टोस का पतरा है, तो फ्रेमवर्क किया जाता है ना, तो उसकी फैक्ट्री में जब काम किया जाता है तो उनके लंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एस्बेस्टोसिस। तो ये जस्ट कॉमन डिसऑर्डर। तो मैडम इसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा? तो इस तरह से मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट द कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर लिखो, या तो कॉमन सिम्टम्स, उसके क्या सिम्टम्स है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के। इन्फ्लेमेशन टू ब्रोंकाई होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, कफिंग होती है, म्यूकस सिक्रेशन होता है, और व्हाट इज द कॉज। तो जनरल, हर एक का एक जनरल कॉज है, देखो हर एक का एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या तो वायरल इन्फेक्शन है, या तो पोल्यूशन है, या तो एलर्जन है। तो ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली किसी में भी डाल सकते हैं। तो ब्रोंकाइटिस जो है, वो ब्रोंकाइटिस जरूरी नहीं कि वायरस और बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन से ही होगा, इट मे बी ड्यू टू पोल्यूशन आल्सो। टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन बाय पोल्यूटेंट भी होता है। तो उसका प्रिवेंटिव मेजर क्या करेंगे? जो चीज से वो हो रहा है, उस चीज से हम दूर रहेंगे। तो स्मोकिंग से हो रहा है तो स्मोकिंग नहीं करेंगे, पोल्यूशन से हो रहा है तो पोल्यूटेंट फ्री एरिया में जाएंगे, वायरस से हो रहा है तो एंटीबायोटिक लेंगे, बैक्टीरिया से हो रहा है तो एंटीबायोटिक लेंगे, तो भी नहीं जा रहा है तो वेपोराइजर लेंगे, तो भी नहीं हो रहा है, सपोज जॉब कर रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए वो जॉब से छुट्टी लेंगे, या तो मास्क यूज करेंगे। ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर लेना है तो हमको मास्क यूज करना पड़ेगा, जैसे अब हम वायरस से प्रोटेक्ट होने के लिए मास्क यूज कर रहे हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है 2 या 3 मार्क्स के लिए, कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो मुझे लगता है मैं ही आपको ये क्वेश्चन आंसर अभी देती हूँ। आप एक काम करो, राइट यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आज के टेस्ट का एक क्वेश्चन हुआ। विथ सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, ओनली सिम्टम्स लिखेंगे, कंबाइंड सिम्टम्स, कंबाइंड कॉज एंड कंबाइंड ट्रीटमेंट, ऐसा लिखेंगे। फिर उसके बाद ये सिलेबस से डिलीट किया गया है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एंड वेंटिलेटर। अब जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, कौन सा आएगा बताओ, रेस्पिरेशन के बाद वाला, दैट इज कॉल्ड एज ए सर्कुलेशन। तो 5 मार्क का अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब सर्कुलेशन में मैंने हार्ट का मॉडल लाया है, तो भी मैं ये देखो, ये है। तो हार्ट मॉडल आज कितना टाइम है अभी, 142, मतलब 3 मिनट्स है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब जाएंगे। सबको यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ जरा, रिप्लाई करो। रिस्पिरेशन सबको अभी क्लियर हुआ? क्या क्या पढ़ा हमने? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हुआ, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हुआ, और फिर नेक्स्ट वन डिसऑर्डर। हाँ ओके, यही टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब जो ऑक्सीजन इनहेल हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल हुआ था, जो हमने डाइजेशन किया है, जो ग्लूकोज प्रिपेयर हुआ है, वो कैसे जाता है, मतलब लंग्स से हार्ट में कैसे जाता है, हार्ट से बॉडी की तरफ कैसे जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड गैसेस बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल एंड द बॉडी इज कॉल्ड एज ए ट्रांसपोर्टेशन। इसको रिवाइज नहीं करती, आप लोग लिंक पे देख लो अभी। A process of diffusion and by active transport between the cell, कैसे सेल में होता है। तो उन्होंने एक पहला एग्जांपल दिया है इंट्रासेलुलर का, और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर। तो बाय इंट्रासेलुलर में एग्जांपल दिया है साइक्लोसिस इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम एंड अमीबा। तो अमीबा और पैरामीशियम में सपोज ये अमीबा का सेल है, उसमें ये सूडोपोडिया है, तो ये सेल में से साइक्लोसिस मूवमेंट में से क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे फूड वैक्यूल में है, यहाँ पे फूड वैक्यूल में है, तो वो यहाँ से यहाँ मूव होता जाएगा जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां पे, और फिर बॉडी के बाहर भेजा जाएगा थ्रू द सूडोपोडिया। या तो सिंपल हाई डिफ्यूजन, दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन रूट हेयर सेल, ये तो हमने आपको भी पढ़ाया था इन प्लांट्स, दैट इज इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम में ऊपर ज्यादा है ना, लीफ में ज्यादा है, फूड ज्यादा कंस्टिट्यूएंट कहाँ पे, लीफ में। तो लीफ के कहाँ पे आएंगे, फ्लोएम में आएंगे, तो फ्लोएम के टिश्यू से नीचे की तरफ आएगा।
और अगर रूट में है वाटर ज्यादा तो रूट से लेके स्टेम में जाएगा, तो दैट मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ए डिफ्यूजन फ्रॉम इंटरसेलुलर, दैट इज वन सेल टू अदर सेल। फिर उसके बाद WBC इन एनिमल्स, विद इन सेल एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो WBC का क्या मूवमेंट है, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स क्या करते हैं, वो व्हाइट ब्लड कार्पसेल जहां बैक्टीरिया होगा वहां पे मूव होते हैं। तो इस WBC में से न्यूट्रिएंट को कैरी किया जाएगा, या तो उनको जो इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स आया है उसकी तरफ वो मूव होंगे। सो दैट मूवमेंट इज बाय 3 मीटिंग विल बी एंड हाँ ओके 10 मिनट्स है अपने पास। तो ये जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड एज ए इंट्रासेलुलर। अब नेक्स्ट वन आउटसाइड दी सेल्स जो होती है वो कैसे होती है, फॉर एग्जांपल बॉडी कैविटी इन स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट। तो मैं सिलेंट्रेट हाइड्रा का एग्जांपल आपको दिखाती हूँ, वो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। सपोज ये हाइड्रा है और ये हाइड्रा के टेंटेकल्स है, थोड़ा यही पे नोटबुक में ही दिखाती हूँ। तो ये जो है ये इसकी बॉडी कैविटी है अंदर, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। पहले ये सेल में है, सेल से सारा का सारा जो भी अनवांटेड मटेरियल है वो कैविटी में आया और उस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से माउथ से बाहर निकला। यहाँ पे है क्या डायग्राम, नहीं है। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड एज ए एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर। पहले सेल ने सब कलेक्ट किया और हाइड्रा की बॉडी में डाला। ये सबको क्लियर हुआ, आपने हाइड्रा देखा है ना। तो हाइड्रा के ऐसे टेंटेकल्स रहते हैं, ये माउथ रहता है और उसकी ये बॉडी है, लेकिन इसकी बॉडी में अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। तो ये बॉडी से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो किस में आएगा, इस कैविटी में आएगा और उसकी कैविटी से माउथ से बाहर जाएगा। और इवन ये टेंटेकल्स क्या करेंगे मालूम है क्या, ये टेंटेकल पैथोजेंस को, पार्टिकल्स को पकड़ेंगे और इसमें डालेंगे माउथ में, और माउथ से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में उसका पूरा मिक्सिंग होगा और फिर सेल की तरफ जाएगा। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है अभी, किस में जा रहा है, बॉडी की कैविटी में। स्पॉन्जेस में जो कैविटी रहती है उसे हम लोग बोलते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब उसमें बहुत सारे पोर्स रहते हैं, तो पोर्स थ्रू एक्सचेंज होगा। जैसे स्पंज देखा है आपने, स्पंज, तो स्पंज कैसा रहता है, वो एक्चुअली एयर सैक जैसे खाली खाली जगह दिखती है ना, वो खाली खाली जगह में पानी बैठ जाता है, वो स्पंज में नहीं बैठता। देखो आप स्पंज को पिघलो ऐसे दबाओ तो स्पंज एज इट इज नॉर्मल हो जाता है और उसकी जो स्पेस रहती है उस स्पेस में वाटर भर जाता है। सबको समझ में आ रहा है कि जरा मुझे रिप्लाई दे दो जरा, ये टॉपिक समझा, बॉडी कैविटी इन स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट। ये हाइड्रा का एग्जांपल क्लियर हुआ क्या, हाइड्रा विजुअलाइज हुआ सिलेंट्रेटा में, हाँ ओके। अतुल अलाहट, हाँ ओके ठीक है अनस, हाँ ये भी क्लियर हुआ। और वो दूसरा भी स्पंज का भी समझा ना, हाँ ईश्वरी थैंक यू। तुम लोग रिप्लाई करते हो ना तो मुझे लगता है कि आप लोग सुन रहे हो, आपका रिप्लाई ही हमारे मेरे लिए लाइफ में बहुत बड़ा, ऑफलाइन जो ऑनलाइन टीचिंग है ना उसका मेन पॉइंट है। ओके तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉडी कैविटी इन स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेटा। तो स्पॉन्जेस मतलब वो स्पंज जैसा रहता है, ये जो स्पॉन्ज वैरायटी है वो पोरीफेरा में आती है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड, पैरेनकाइमल सर्कुलेशन। तो ये पैरेनकाइमा मतलब प्लांट टिश्यू नहीं है, ये फ्लैट वर्म से, तो फ्लैट वर्म में जो सर्कुलेशन होता है उसे कहा है पैरेनकाइमल। फिर उसके बाद लास्ट वन देखो, अराउंड विसरा द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी वॉल एंड मसल्स इन राउंड वर्म्स। तो राउंड वर्म जो है वो राउंड वर्म क्या करते हैं, अपने बॉडी में रहते हैं ना, इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो इंटेस्टाइन से वो फूड को एब्सॉर्ब करते हैं। तो जो आउटर बाउंड्री कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज अ विसरा, उस लेयर को कहा जाता है विसरा। बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी वॉल एंड मसल्स राउंड वर्म एक्सचेंज द मटेरियल। ऑल 4, 5, 6 मतलब ये जो 4, 5, 6 जो टॉपिक है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, वो आउटसाइड दी सेल करेंगे, उनकी सेल वाला नहीं कहा, उनके बाहर वाला कहा है। देखो यहाँ पे कहाँ पे है, अब ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता लेकिन तो भी 1 मार्क के लिए जैसा मैंने पॉइंट दिया उतना ही, ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिया है। देखो आपने पढ़ा भी होगा, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद ये साइक्लोसिस मूवमेंट किसमें, पैरामेशियम एंड अमीबा में, WBC रूट हेयर सेल्स इन मेनी प्लांट्स। फिर दीज आर कॉल्ड एज द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, और जो नीचे दिए है वो एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। उसमें प्लेटफॉर्म में देखो पैरेनकाइमल सर्कुलेशन कहाँ है। फिर उसके बाद स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स मतलब वहां पे थ्रू द बॉडी कैविटी कहा गया है।
एंड राउंड वर्म्स में ब्लड वेसल्स ही नहीं है एंड बॉडी फ्लूइड भी नहीं है, सो दे मूव अराउंड द विसरा, विसरा मतलब वो जो इंटेस्टाइनल वॉल है वहां पे जाते हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी वॉल एंड मसल, एंड दीज आर कॉल्ड एज ए एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो ये जस्ट ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होता है वो बताया। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था रिस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, तो ये हमने पढ़ा था कि प्रोटिस्टा ऑक्सीजन कैसा लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, वाटर में से कैसे लेता है, कैसे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से लेगा। ये जो पॉइंट आया देखो हेडिंग भी वैसा ही है ना, रिस्पिरेशन इन एनिमल्स, वैसे ही यहाँ पे सर्कुलेशन का हेडिंग आया, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है। अब क्या होता है, थोड़ा वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, सर्कुलेशन इन एनिमल। अब ये एनिमल में ब्लड को सर्कुलेट करवाना है फ्रॉम स्पेशल फ्लूइड ब्लड एंड लिम्फ। अब ये बॉडी में कहीं पे भी जा रहा था, सेल टू सेल हो रहा था, कैविटी टू कैविटी हो रहा था, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप हो गए, जैसे ही वो मल्टी सेलुलर हो गए, जैसे उनमें बहुत सारी सिस्टम डेवलप हो गई, तो उनमें जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुई, रेस्पिरेटरी हुई, नर्वस हुई, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हुई, तो उसी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम आई। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, दैट इज कॉल्ड एज ए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या कैरी होता है, ब्लड कैरी होता है। तो उन्होंने दिया है ब्लड एंड लिम्फ। तो लिम्फ लिम्फैटिक सिस्टम से जाता है जो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम में काम करता है। जैसे आगे आ जाएगा, मैं पढ़ाती हूँ आपको। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, लेकिन तो भी मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए बता देती हूँ, लिम्फैटिक सिस्टम जो होती है वो एक्चुअली इम्यूनिटी सिस्टम है, और वो लिम्फ नोड से जाती है। जैसे टॉन्सिल्स रहते हैं देखो, आर्म पीट ग्रोइन, हमारे क्या बोलते हैं काखे या जांघे बोलेंगे ना, उनके अंदर ऐसा नोड्यूल रहते हैं, और वो नोड्यूल से लिम्फ आता है, टॉन्सिल से लिम्फ आता है। तो जो फ्लूइड रहता है ब्लड में से आरबीसी नीचे नहीं जाती। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना। तो सपोज ये पेन है, अब ये पेन में से लाल इंक जा रहा है ना, पेन दिख रहा है क्या आपको? ओके, तो इसमें से लाल इंक जा रहा है, लेकिन वो जो लाल इंक है ना वो रिफिल में से जा रहा है, अंदर रिफिल नहीं दिख रही हम लोगों को, लेकिन कुछ स्पेस रखा है, बराबर। तो स्पेस में से लाल कलर का फ्लूइड जा रहा है, और वो लाल कलर का फ्लूइड इसके टोक के बाहर आ रहा है, लेकिन ये जो लाल कलर का फ्लूइड है उसको कवर करने वाला और एक फ्लूइड रहता है, और जिस फ्लूइड का नाम है लिम्फ। तो बॉडी में क्या होता है, वो लाल कलर में से ओनली ग्लूकोज, ओनली ऑक्सीजन किस में उतरता है, लिम्फ में उतरता है, और फिर वो लिम्फ इजिली मूवमेंट करवाता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट को, वेस्ट मटेरियल को सेल में, और सेल का कचरा भी वही उठाता है। तो ये काम करने के लिए दूसरी कैपिलरीज रहती है जिसका नाम है लिम्फ कैपिलरी। तो वो आगे आ जाएगा आपको। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ये दो मेन फ्लूइड से बनती है, एक ब्लड की और एक लिम्फ्स की। अब मोस्टली ब्लड वैस्कुलर सिस्टम टू टाइप्स की है, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। उसमें एक को नाम दिया है ओपन, और सेकंड को कहा है क्लोज्ड। क्लोज मतलब क्या, वो पाइपलाइन टू पाइपलाइन। इसका गुड एग्जांपल मैं बताऊं क्या, मतलब लोकल एग्जांपल बताती हूँ। ठिबक सिंचन मालूम है, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन, किसी को मालूम है क्या, मुझे बताओ। ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम के ये दो मेन पॉइंट है। हाँ यस, अनस ने बोला यस मालूम है। तो ड्रिप इरिगेशन मतलब क्या आएगा, कृषिका ने भी बोला, ओके गुड। तो ड्रिप का मतलब क्या रहता है, हाँ पॉइंट टू पॉइंट जाएगा ना, वो पाइपलाइन टू पाइपलाइन जाएगा, और जहां पे वो प्लांट रहेगा ना उसकी रूट की तरफ भी पानी छोड़ेगा और कहीं नहीं छोड़ेगा, उसको ड्रिप कहेंगे, बराबर है। और स्प्रिंकल का मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई एक पाइप रहेगा और जैसे क्या बोलते हैं उसको, शॉवर, शॉवर कैसा होता है वैसे स्प्रिंकल होता है। तो ओपन सर्कुलेशन में कोई कैपिलरी नहीं रहती, ओपन सर्कुलेशन में कहीं पाइपलाइन ही नहीं रहता, तो उस सर्कुलेशन को ओपन कहते हैं। मतलब जैसे क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ क्या बोल सकते हैं, डब्बे में डब्बा बैठा हुआ रहता है ना, सपोज हमको दोपहर को कहीं बाहर जाना है, वो तो ओल्ड सिस्टम, अभी तो हमारा बहुत सारा टप्पर वियर एंड ये सब आया, लेकिन पहले सिस्टम कैसे थी मालूम है, एक बड़ा सा डब्बा रहेगा, कंटेनर रहेगा, उसमें 3 डब्बे रहते हैं, फिर एक में सब्जी डाला जाएगा, एक में चपाती डाला जाएगा, और एक में दाल चावल डाला जाएगा। तो ये 3 डब्बे एक साथ कंबाइन होते लॉक सिस्टम से, और फिर बाद में वो लेके जाते हैं। तो कभी कभी डब्बा लूज हो जाए तो भाजी दाल में मिक्स हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाता है। तो वैसे सिस्टम को कहा जाता है
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नहीं तो आपने केमिस्ट्री में 11th स्टैंडर्ड में एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, कीप सेपरेटस, कीप सेपरेटस। अरे कुछ तो बोलो। हाँ मैडम, थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ यस। तो ये जो कीप सेपरेटस में भी देखो, वो कंटेनर के ऊपर कंटेनर रखे जाते हैं ऐसे, और फिर आप वो खोलते हो तो उसमें से H2S गैस निकालते हो एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन वो ऊपर से मिक्स होके आता है। तो वैसे सिस्टम को कहते हैं ओपन। और पाइपलाइन टू पाइपलाइन रहेगा, एक पाइपलाइन से दूसरे पाइपलाइन को, वो उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो दैट सर्कुलेटरी सिस्टम इज